Guys, today we are going to start the last topic of the chapter. हमने पिछली बार सेंट्रल बैंक के फंक्शंस किए थे, तो उसमें हमने 4 फंक्शंस कर लिए थे, 5वां फंक्शन रह गया था। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा स्लो बोलेंगे, डील कर लेना। 5वां फंक्शन रह गया था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो मैंने कहा था डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सारे जो करेंसी नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक में बनते हैं, सारा बनाता हुआ है और मार्केट में फेंकता भी हुआ है। जब वो मार्केट में फेंकता है तो वो कहता है कि मार्केट, उसका अनुमान है कि मार्केट में एक टाइम पे उतना ही पैसा होना चाहिए जितना वो चाहता है। अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है मार्केट में तो वो वापस ले लेता है, और अगर पैसा कम हो जाता है तो वो थोड़ा सा और फेंक देता है। तो वो कैसे फेंकता है? क्या वो नोट छाप के फेंकता है? अच्छा चलो ठीक है, चलो नोट छाप के फेंकता है। अगर नोट छाप दी तो मार्केट में कैसे देगा? किसको बांटेगा? वो किसी लोगों को देगा। वो हाँ जी, हमने नोट छाप लिए, आप ले जाओ और मार्केट में खर्चा करो। तो उसके पास कोई टेक्निक होती है कि जिससे मार्केट में पैसा अपने आप बढ़ जाता है। और क्या टेक्निक्स होती है जिससे मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाता है? क्योंकि वो लोगों से मांगेगा थोड़ी कि हाँ जी मार्केट में बहुत पैसा हो गया, वापस करो हमको, ऐसा नहीं करता वो। तो क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या फंक्शंस हैं ऐसे? मनी सप्लाई होता है कि मार्केट में कितना पैसा इस टाइम अवेलेबल है, उसको वो कैसे कंट्रोल कर पाता है? कंट्रोल करना, जब कम करना है कम करे, जब मनी सप्लाई बढ़ानी है तो बढ़ानी है। ठीक है, इससे पहले एक बात ये पढ़ते हैं कि पैसा कम क्यों करना है और पैसा बढ़ाना क्यों है। ठीक है, देखो दो बातें होती हैं, इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए ये आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिटेल बताएंगे। ये आने वाले चैप्टर में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपको पढ़ाई भी जाएगी डिटेल में, लेकिन फंक्शन तभी समझ जाएंगे कि पैसा क्यों वापस लेना है, पैसा क्यों मार्केट में देना है। वो उसका रीज़न होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन वो होती है जब लोगों के पास क्या हो जाता है, पैसा बहुत बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, उनकी तरक्की हो जाती है, उनकी कमाई बढ़ जाती है। तो आपके पास जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आपकी क्या बढ़ेगी? डिमांड। तो इन्फ्लेशन से क्या हो जाता है? डिमांड बढ़ जाती है गुड्स की, क्योंकि आपके पास इनकम बढ़ गई आपकी, तो डिमांड फॉर द गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जब डिमांड बढ़ जाती है, क्या सप्लाई बढ़ी? सप्लाई तो चेंज नहीं हुई। तो 11th में आपने पढ़ा था, जब खाली डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं बढ़ती तो चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? राइज। हमने 11th में लास्ट चैप्टर ऐसे पढ़ा था ना। तो खाली अगर डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई वहीं की वहीं है, तो पहले प्राइस यहाँ था, प्राइस यहाँ पहुँच गया। 11th में सब कुछ पढ़ के आए हैं आप। तो खाली डिमांड आपकी इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि शिफ्ट हुआ, क्योंकि इनकम बढ़ी आपकी। तो जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई नहीं बढ़ती लेकिन प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीज़ों के, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, इतनी सप्लाई है नहीं तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, उस महंगाई को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आ गई। अब लोगों के पास पैसा आ गया ज़्यादा, उनकी इनकम हो गई इंक्रीज, सबकी प्रमोशन हो गई, जब लोगों ने लोन ज़्यादा ले लिए तो पैसा ज़्यादा आ गया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो डिमांड बढ़ी, प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होगी। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कि मार्केट से पैसा निकाल लिया जाए, लोगों के हाथ में जो पैसा है ना उसको वापस ले लिया जाए। तो जब वो लोगों के हाथ से पैसा वापस ले लेगा तो डिमांड जो बढ़ गई थी डिमांड नॉर्मल उस पर आ जाएगी, तो प्राइसेस जो बढ़ गए थे प्राइसेस नॉर्मल उस पर आ जाएंगे। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो मनी सप्लाई क्या की जाती है? डिक्रीज की जाती है, मतलब वापस ले ली जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, डिमांड बढ़ रही, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ गई तो वापस ले लो। तो आरबीआई क्या करता है या सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई कम कर देता है, मतलब मार्केट से पैसा उठा लेता है। उठाता कैसा है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। उठाता क्यों है ये बता रहा हूँ कि उठाना क्यों है, मार्केट से पैसा वापस क्यों लेना है और मार्केट में पैसा देना क्यों है। इसी तरह से जब लोगों की इनकम घट गई, लोगों के पास पैसे की कमी आ जाती है, कभी लोगों का हाल बुरा हो जाता है, जब थोड़ी सी गरीबी आ जाती है या कोई भी रीजन से आपके पास पैसों की तंगी आ गई, कभी कभी मार्केट डाउन हो जाती है, बिजनेस गिर जाते हैं या मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो जब पैसे कम होंगे आपके पास, अगर आपकी इनकम कम हो गई या आपके पास पैसे कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी? गिरेगी। आप खुद बोलोगे यार पैसे कम है, जब थोड़ी सी इनकम या पैसा आ जाएगा फिर वो चीज़ लेंगे, तो फिजूल की चीज़ों की डिमांड कम होगी।
जब उस चीज़ की डिमांड कम हुई, सप्लाई तो नॉर्मल है मार्केट में, सप्लाई ना यहाँ बढ़ी थी ना यहाँ कम हुई, खाली डिमांड कम हुई है लेकिन सप्लाई बहुत है, तो मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस भी गिरेंगे। तो जब डिमांड गिरी और इनकम भी गिरी, आप लोग बोलोगे सर हमने 11th पढ़ा कि डिमांड गिरती है प्राइस बढ़ता है, उल्टा चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डिमांड गिरती है तो प्राइस गिरता है तो डिमांड जरूर बढ़ती है, लेकिन ये तब होता है जब आपके पास पैसा हो। जब ये हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जब पैसा ही नहीं है आपके पास, तो जब पैसा नहीं है तो डिमांड गिरेगी ना। वो जो आपने पढ़ा था 11th में वो ये था कि प्राइस बढ़ी है तो डिमांड गिरी है। ये डिमांड जो गिरी थी इसलिए गिरी थी क्योंकि प्राइस बढ़ा था, लेकिन ये डिमांड जो गिरी है ये इसलिए गिरी है क्योंकि आपकी इनकम गिरी है, आपकी इनकम गिरी है तो डिमांड गिरी है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रीजन हैं। प्राइस की वजह से होता है तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व पड़ा था, और उसकी वजह से होता है डिफ्लेशन, इनकम की वजह से तो शिफ्ट अलोंग, चीज़ें अलग अलग है। तो 11th के कंसेप्ट आपने सब कुछ समझने हैं, तभी 12th में इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आएगी। तो इनकम गिरी तो डिमांड गिरी, चीज़ों के प्राइसेस ऑब्वियसली गिरेंगे, तो जब प्राइसेस गिरेंगे हर चीज़ सस्ती होनी शुरू हो जाएगी, तो गवर्नमेंट कहेगी यार ये तो बड़ा घाटा होना शुरू हो गया, हर चीज़ का प्राइस गिर रहा है, हमारी चीज़ को बनाने का कॉस्ट आया 100 का, हमने बेचनी है 180 में, लेकिन प्राइसेस तो आ गया 80 रुपये, हम 100 की चीज़ बना के 80 में बेचेंगे तो घाटा होना शुरू हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, रिजर्व बैंक क्या कहता है कि मार्केट में बहुत मंदी होगी, पैसा बहुत कम होगा, तो पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई है इंक्रीज की जाती है, मार्केट में पैसा फेंका जाता है ताकि लोगों की जेब में पैसा आए, तो डिमांड बढ़े और प्राइसेस नॉर्मल रूटीन पे आए। तो ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दो रीजंस हैं कि मार्केट से पैसा उठाना क्यों है, वापस क्यों लेके जाना, और मार्केट में पैसा इंक्रीज क्यों करना है, मतलब देना क्यों है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि करते कैसे। अभी जो मैंने आपको ये समझाया सिर्फ आपको जो मेन चीज सिलेबस की वो समझाने के लिए था कि वो समझ आ जाए कि ऐसा करना क्यों है। ये सिलेबस में आपके इस चैप्टर में नहीं है, किसी और चैप्टर में है, समझने का फायदा ही होगा आपको। इसके नोट्स नहीं बनाने आपने, नोट्स बनाने इसके। और मैं कहूँगा कि आज की वीडियो देखते देखते बार बार पॉज करके जरूर लिखें, क्योंकि आज का जो हम पढ़ रहे हैं उसके MCQs बहुत सारे आते हैं, तो मैं साइड बाय साइड आपको वो लिखवाऊंगा जो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए। अगर आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो मैं साथ साथ लिखवा देता। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे जैसे मैं बताऊँ वहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और उसको नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वेरी मतलब इसका क्वेश्चन आता ही आता है, और पूरा इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, और MCQs तो आएंगे पक्का। MCQs से मेरा कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे कि भी इंक्रीज करनी है तो क्या करना है, डिक्रीज करनी है तो क्या करना है, वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में रेपो रेट, कि रेपो रेट की मनी सप्लाई को कैसे बढ़ा। कंट्रोलर में दोनों चीजें आती है, बढ़ाना भी मनी सप्लाई और कम भी करना। तो रेपो रेट पहली चीज है ना। व्हाट इज रेपो रेट, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जिन लोग बच्चों अपने फादर के साथ बैठ के न्यूज देखते हैं उन लोगों को पता रहेगा कि टीवी में बहुत रेपो रेट के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि आप RBI मतलब सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ गया, लोन महंगे हो गए, रेपो रेट घटा दिया तो लोन सस्ते हो गए। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम तीन वो बनाते हैं, यहाँ पे रखेंगे सेंट्रल बैंक, फिर यहाँ पे रखेंगे कमर्शियल बैंक, और यहाँ पे रखेंगे हम पब्लिक। ठीक है जी। तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, कमर्शियल बैंक की इनकम कहाँ से होती है, पिछले से पिछली वीडियो में कमर्शियल बैंक की इनकम क्या होती है कि वो लोन देता है। तो लोन देता है, किसको देता है, लोन इधर देता है, और बदले में इससे क्या देता है, इंटरेस्ट। मान लो इसने इसको लोन दिया, ठीक है, और बदले में इससे वापस क्या लेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लिया, वो इसकी क्या है, मेन इनकम। ठीक है, इसी तरह से हमने पिछली बार पढ़ा कि कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो लोन इससे लेगा, जब उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो लोन इससे लेगा, और बदले में इसको वापस क्या देगा, इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये एक चीजें होती हैं। तो जब इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी वो इसको लोन जब इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी वो इससे लोन ले लेगा और इसको वापस में इंटरेस्ट देगा। अब मेन करता धरता तो ये है, मेन सारी जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के हाथ में, क्योंकि हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो सारा फोकस इस पे रहना चाहिए। तो जिस रेट पे जो इंटरेस्ट का रेट होगा, मतलब इसने इसको लोन दिया वापस इंटरेस्ट लेगा, तो
तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को वापस करेगा, इस रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ब्याज के रेट कि किस रेट पे ब्याज लेगा। ठीक है, अब रेपो रेट एक टेक्निक है, एक एजेंट है जिससे मनी सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं। कैसे? जब सेंट्रल बैंक को लगेगा कि इन्फ्लेशन हो गई है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और पैसा को क्या करना है, कम, मतलब मनी सप्लाई क्या करनी है, डिक्रीज। ये लिखते रहना साथ साथ, ये साथ साथ मत लिखना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी समझ लो। जब चाहता है कि मनी सप्लाई क्या करनी है, कम करनी है, तो वो जो रेपो रेट है ना, इसको बढ़ा देगा। मान लो कमर्शियल बैंक ने आपको लोन दिया और आपसे इंटरेस्ट ले रहा है 10% पे, पब्लिक से मतलब मेरे से, मैंने लोन लिया, मैं उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया था, तो वो उसको वापस इंटरेस्ट दे रहा है 6% से। ठीक है, आगे आपसे 10% ले रहा है, पीछे 6% दे रहा है, 4% जो विचकार है वो उसका क्या है, प्रॉफिट है। किसका? कमर्शियल बैंक का। 10% से ले रहा है, 6% से दे रहा है सेंट्रल बैंक को। तो जब सेंट्रल बैंक को लगेगा मनी सप्लाई कम करनी, मार्केट से पैसा कम करना है, तो वो क्या कर देगा, इस रेपो रेट को बढ़ा देगा। बढ़ा के क्या कर देगा, 9% बढ़ा दिया उसने, सिर्फ रेपो रेट को बढ़ाया है। तो हमने क्या किया, रेपो रेट बढ़ाया। तो रेपो रेट जब बढ़ाया तो देखो हुआ क्या, ये 10% पे दे रहा था उसको और ये 9% पे वापस इंटरेस्ट इसको दे रहा था। पहले 6% था तो 4% कमाई थी, अब इसने 9% कर दिया, तो इसकी कमाई क्या होगी, सिर्फ 1% रहेगी। पहले कमाई थी 4%, अब इसकी कमाई कितनी होगी, गिर के आ गई 1% पे। ये कह रहा है मेरे को तो नुकसान हो रहा है, 1% में मेरे खर्चे भी नहीं निकल रहे, मेरे सारा बिजली का बिल देना, स्टाफ के सैलरी देनी, तो मैं कैसे करूँ। तो ये जब ये बढ़ाता है, इसने 6 से कितना किया, 9%, तो ये भी क्या कर देगा, 10 से बढ़ा के इसको कर देगा 13%। ठीक है जी, इसने 6 से 9 किया, इसने 10 से 13 कर दिया। तो मैं एज अ पब्लिक, ये मैं हूँ, मेरे को पहले लोन मिल रहा था 10% पे, मैं ले रहा था, अपने घर ले लिया, कार ले लिया, कुछ जो भी, कुछ मकान, बिल्डिंग, जो कुछ भी लेना है मैंने, एसेट्स ले लिए अपने। अब लोन हो गया महंगा, मैं कहूँगा यार लोन महंगा हो गया, किस्त बहुत ज़्यादा, पहले मेरे को 10,000 किस्त देनी थी, मेरे को 12-13 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये किस्त देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, लोन नहीं लूँगा या बहुत कम लोग लोन लेंगे। पहले अगर 100 लोगों ने लोन लेना था, अब उसमें से सिर्फ 40 लोग ही लोन लेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उतने लोग ही लोन ले पाएंगे। तो बाकी 60 लोगों ने लोन ले ही लिया। तो जब लोन नहीं लिया, अच्छा लोन लेके मैं करता क्या, जब मेरे को लोन मिलता मैं क्या करता, उस पैसे को इन्वेस्ट करता, मार्केट में कुछ परचेज करता, कोई चीज़ खरीदता। लोन किस लिए लेते हैं, घर में रखने के लिए तो लोन लिया नहीं जाता, क्योंकि ब्याज देना पड़ता है, लोन के बदले पैसा वापस करना पड़ता है, बढ़ा के करना पड़ता है, इंटरेस्ट समेत करना पड़ता है। तो लोन लेके आप कुछ हमेशा परचेज करते हो, जब परचेज करते हो तो पैसा कहाँ जाता है, मार्केट में मनी सप्लाई के रूप में जाता है। तो इसने रेपो रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे वो लोन देता है। इस तरह से लोन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लोन लेने की क्षमता लोगों की कम हो गई, लोगों का मूड बदल गया, कह रहा है जब ये 13% था ना, जब वापस 10% आ जाएगा या कम होगा तब हम लोन ले लेंगे। तो इस तरह से पब्लिक का मूड चेंज हुआ। तो इसको कहते हैं डिस्करेजिंग लोन। डिस्करेजिंग लोन मतलब लोन देने के मूड में नहीं है सेंट्रल बैंक, तो मार्केट से पैसा क्या हो गया, जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग लोन ले ही नहीं रहे। तो इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम। तो एक तरह से ये पूछा जाएगा आपसे कि यार रेपो रेट को क्या किया जाए कि मनी सप्लाई कम हो जाए, या रेपो रेट बढ़ा दिया तो बताओ मनी सप्लाई क्या होगी। तो ये एक नोट है। इसी तरह से अगर रेपो रेट गिरा देता है, इसको 6% ही रहने देते हैं, इसको 10% ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर वो चाहता है कि मार्केट में डिफ्लेशन होगी, लोगों के पास पैसा कम हो गया, तो लोगों को पैसा बांटा जाए। लोगों को कैसे पैसे बांटेंगे, इस 6% को कर देगा वो 4%, ठीक है जी। वो रेट क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो आगे कमर्शियल बैंक भी तो कम रेट पे देगा। तो ये जो 10% पे दे रहा था, ये कर देगा 8%, ठीक है जी। तो 10 की जगह 8। तो जो लोग पहले लोन नहीं ले रहे थे, पहले 100 लोगों को लोन की जरूरत थी, अब उसकी जगह 130 लोग लोन ले लेंगे।
क्यों? जिनको लग रहा था यार कि अब तो बहुत सस्ते हो गए, फटाफट से लोन लो, जो सब घर बनाना घर बनाओ, घर खरीदना घर खरीदो, गाड़ी खरीदनी गाड़ी खरीदो, तो लोगों को फायदा होगा, तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेंड्स मनी करता है। तो ये बुक में सारा लिखा हुआ है, लेकिन बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो ये एक नोट बनाइए, पॉज करिए वीडियो को, और ये सारा का सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ लिखना, चाहे बुक में साइड में लिख लो या अलग से नोट बनाओ, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई गिरेगी, रेपो रेट गिरेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। इसका रीज़न आपको यहाँ मिल जाएगा। लोन महंगा हुआ तो कमर्शियल बैंक ने आगे ज़्यादा लोन दिया, जब रेपो रेट बढ़ा तो लोन महंगा हुआ, मनी सप्लाई कम होगी, लोगों ने लोन लेने कम कर दिए। तो ये तो हो गया रेपो रेट। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ मैं, इसी पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट आ जाएगा बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट और रेपो रेट बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है उसमें। सिर्फ फर्क पता क्या है कि रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए। जो अकाउंट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं रेशियोज वगैरह, उनको पता है शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है। एक साल से आसपास के टाइम के लिए थोड़े टाइम के लोन लिया कि एक साल 2 साल में लिया जाएगा। पर्सनल लोन एक लोन होता है जो गवर्नमेंट देती है, बहुत अच्छे रेट पे देती है, बहुत ज़्यादा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16-17% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर्सनल लोन, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होता है, बदले में आपसे कुछ वापस मांगते नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो मतलब खाली पैसा दिया और इंटरेस्ट लिया, बदले में कोई कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता आपको सिक्योरिटी के तौर पर, गारंटी नहीं देनी पड़ती। तो शॉर्ट वो पर्सनल लोन होता है एक लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑटो लोन कह लो 3 साल 4 साल के लिए दिया जाता है, गाड़ी खरीदने के लिए होता है, इस तरह के शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट उस लोन के लिए होता है जो छोटे टाइम के लिए होता है, बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सही सेम है। तो जिस तरह से रेपो रेट आपका बढ़ गया, तो बैंक अगर मान लो बैंक रेट आपका बढ़ा दिया, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो भी पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि जब बैंक अपना रेट बढ़ाएगा इंटरेस्ट देने का, तो कमर्शियल बैंक भी बढ़ाएगा, तो लोग इंटरेस्ट लोन लेना बंद कर देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन लेके पैसा खर्चा जाता है, तो मार्केट में खर्चा नहीं जाएगा पैसा। इसी तरह से बैंक रेट जब कम कर देंगे तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा लोन लेने लग पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। तो ये वाला बॉक्स इसके लिए है और नीचे वाला बॉक्स इसके लिए। तो 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, आप इसको नोट कर सकते हो। साफ साफ मेरा थोड़ा सा वो हो गया, आप लोग उसको साफ साफ से नोट करिए, फिर थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है जी रिवर्स रेपो रेट। ये आपकी बुक में एक बॉक्स में दिया है, उसको पॉइंट के रूप में नहीं लिया, लेकिन आप उसको थर्ड पॉइंट बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो इसको एक पॉइंट बना लेना अपनी बुक में। आपकी बुक में टोटल जो पॉइंट्स दिए हैं बेसिकली 5 पॉइंट दिए हैं, इसको 6 पॉइंट बना लो, ये जैसे मर्जी कर लो आप। अब रेपो रेट हमने पढ़ा था, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक इसको क्या देता है? लोन देगा और वापस में क्या लेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? उसका उल्टा रेट है, बिल्कुल रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा। क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास, मान लो कमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसा ज़्यादा आ गया, लोगों ने बहुत डिपॉजिट करा पैसा, बहुत सारे अकाउंट्स खुले, लोगों ने बहुत पैसा जमा करा, तो इसके पास फालतू फंड्स आ गए, इसको इतना लोन नहीं देना मार्केट में, या इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे उस पैसों का, क्योंकि लोन ऑलरेडी बांट चुका है। तो जब इसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या करता है? उस पैसे को वापस यहाँ पे देता है, ये पैसा इधर वापस जाएगा, इसको कहते हैं फंड्स, सरप्लस फंड्स। नो डाउट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है जब उसको जरूरत हो, लेकिन जब उसके पैसा ज़्यादा आ जाता है तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा वापस कर देता है, वापस नहीं, उसके बाद जमा कराया था कि मेरा सरप्लस फंड आ गया, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, ये आप रख लो। अब कोई किसी को पैसा फ्री में तो देगा नहीं, मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, अपने पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार को दूंगा तो नहीं, यार मेरा पैसे घर में ज़्यादा आ गए, तू रख ले, कौन देगा? तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जो फंड्स देता है या पैसा जमा कराता है, डिपॉजिट करता है वहाँ पे, उसके बदले सेंट्रल बैंक उसको इंटरेस्ट देता है। पहले इंटरेस्ट ले रहा था जब इसने लोन दिया था, अब पैसा यहाँ से यहाँ आया तो इंटरेस्ट यहाँ से वापस इधर जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये जो इसका जो इंटरेस्ट का रेट होता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, उल्टा हो गया ना, पहले इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वापस इंटरेस्ट जा रहा है बैंक के पास,
तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट। तो आप सोचो रिवर्स रेपो रेट से मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। मनी सप्लाई पे हमको तो मेन मनी सप्लाई पढ़नी है कि पैसा मार्केट में कितना बढ़ाना है, कम करना है। तो मान लो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले 6% 8% कुछ भी ले लो, इसको इंक्रीज कर दिया जाए। पहले था 4%, अब कर दिया 8%, ठीक है जी, बढ़ा दिया इसको, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी। पहले 4% था, अब बढ़ा दिया जाए। तो जब कमर्शियल बैंक देखेगा यार रिवर्स रेपो रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, मतलब कमर्शियल बैंक हमसे पैसा, मतलब अगर मैं कमर्शियल बैंक को पैसा जमा कराता हूँ अपना, तो मेरे को 4 की जगह कितना मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या आ जाएगा, लालच, यार इंटरेस्ट कमाना है, बैंक तो कमाने के लिए बैठा है। तो कहता है यार यहाँ से ना कमा के ना, लोन इनको ना देके, अब देखो इसका कमाने का साधन था लोन, लोन देके इंटरेस्ट कमाना। ये कहता है लोन पब्लिक को ना देके मैं गवर्नमेंट को ना दे दूँ, मेरा पैसा भी सेव होगी, पब्लिक को देना पैसा मरता भी, कई लोग वापस नहीं कर पाते, तो पैसा मर जाता है, तो वैसे वापस नहीं आ पाता। कमर्शियल बैंक कहता है यार पहले 4% तो कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट ने सीधा 8% कर दिया, तो रिवर्स रेपो रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये अपने सारे के सारे फंड जो पब्लिक को देता था, वो ज्यादा से ज्यादा फंड इसने यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे बहुत कम कर दिए, ठीक है। तो ये जब इसने यहाँ पे कर दिए पैसे ज्यादा ट्रांसफर, तो इसके पास पैसे क्या हो गए, कम, क्योंकि सारे यहाँ जमा हो गए। तो पब्लिक के पास पैसे क्या हो गए, देना, लोन क्या, जो पब्लिक को लोन देना था इसने, लोन क्या कर दिया, गिरा दिया, क्योंकि लोन दे नहीं पा रहा, पैसे सारे यहाँ दे दिए उसने। तो लोन जब कम दिया, जब लोन कम हुआ तो मनी सप्लाई क्या हो गई, गिर गई। तो ये भी एक तरीका होता है कि सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा और कमर्शियल बैंक से को लालच देगा कि अपना पैसा यहाँ पे जमा कराओ। तो जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा यहाँ पे जमा कराएगा तो मार्केट में देने के लिए पैसा उसके पास कम रहेगा, तो मार्केट में देने के लिए पैसा कम रहेगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली देखो, सेंट्रल बैंक कभी भी डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जाता कि हमको पैसा वापस करो जी, अपना पैसा बैंक में जमा करो, नहीं, वो इंटरेस्ट रेट के साथ, रेपो रेट, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट का खेलता है, कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई कम हो गई। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट जब घटाएगा, मान लो ये 8% था, इसको दोबारा से वापस 3% कर दिया था, तो कमर्शियल बैंक क्या इसके बाद पैसा जमा कराएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा यार। 3% के लिए क्यों यहाँ पे जमा कराए, जबकि पब्लिक से कितना परसेंट मिल रहा है, 10% मिल रहा है। तो मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं 3% वाले को दूं कि 10% वाले को दूं, मेरे को 10% वाला फायदा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3% मिल रहा है, यहाँ पे 10%, तो फिर लोन्स क्या होंगे, मैं ज़्यादा दूंगा तो लोन्स मेरे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पब्लिक के पास लोन ज़्यादा देने की क्षमता, सॉरी बैंक के पास ज़्यादा क्षमता आ जाएगी लोन देने के लिए। यहाँ पे पैसा कम दिया जा रहा है, ये पैसा कम कर देंगे हम और लोन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब पब्लिक का पैसा ज़्यादा लोन में आएगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ खरीदेंगे, जब ज़्यादा खरीदेंगे तो मार्केट में पैसा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आपने ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, पॉज करो, लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में जो भी पॉइंट आपको किसी रिवर्स रेपो रेट या आगे जो पढ़ने लगा, कुछ भी एक चीज़, दो चीज़ या पूरी वीडियो नहीं समझ आए, कॉल ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन ट्विस्ट होके आते हैं, डायरेक्टली नहीं आएंगे कि रेपो रेट ये था वो था, कुछ नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना देते हैं। 3% था, अब हमने गवर्नमेंट कितना कर दे या कितना बढ़ा दे कि उसका मनी सप्लाई कम हो जाए। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको हॉट्स MCQ पे ध्यान बहुत देना पड़ेगा। तो ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ही ट्विस्टिंग भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज की वीडियो में जो भी समझना है प्लीज़ मेरे को कॉल करके या मेरे को मैसेज करके ज़रूर पूछना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है जी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको हम OMO भी कहते हैं। OMO का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि पॉइंट तो इजी है पर आप लोगों ने आज तक ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं है। सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं जिसको, मतलब गवर्नमेंट का जो खजाना होता है या गवर्नमेंट की कोई चीज़ें होती है, गवर्नमेंट ना कुछ बॉन्ड्स निकालता है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज होती हैं, वो एक पेपर होता है बेसिकली, वो आप खरीद सकते हो। तो वो खरीदने के मतलब लोग खरीदते हैं और कमर्शियल बैंक भी खरीदता है, कोई भी खरीद सकता है वो। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट से खरीदते हो, मान लो एक 10,000 के बॉन्ड्स खरीदे आपने, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह सुनते हो टीवी में ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होती है। तो एक पेपर होता है जिसकी वैल्यू 10,000 की है,
तो वो पेपर आपने संभाल के रखना है। जैसे शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो वो पेपर आपने संभाल के रखना है। तो जब भी आपको, और इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, कम भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है, तो जब आपको लगे कि 10,000 की वैल्यू सीधा 15,000 हो गई है, तो आप इसको बेच सकते हो। किसको बेचेंगे? गवर्नमेंट से लिया था और गवर्नमेंट को वापस बेच दोगे। तो इस तरह की सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड पेपर होते हैं, या कोई भी चीज़ समझ लो। मान लो एक कैलकुलेटर है, तो एक कैलकुलेटर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि मैं इसको बेच सकता हूँ, किसको? गवर्नमेंट को बेच सकता हूँ, या फिर सेंट्रल बैंक को बेच देता हूँ। तो एक रूल है, हमने पिछला जो पढ़ा था, एक ऑपरेशन पढ़ा था फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसमें पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं या गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं, वो जो जितने भी खरीदोगे बेचोगे वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होंगे। सारा काम सेंट्रल बैंक संभालता है गवर्नमेंट का इस मामले में, खरीद बेचने का। तो मान लो ये गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट ने बेचनी है, और सॉरी ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास पड़ी है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इसको 3 जनों को बेच सकता है। एक तो गवर्नमेंट को वापस बेच सकता है, या गवर्नमेंट से खरीद भी सकता है। मतलब इसका ये मतलब है कि खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, मतलब गवर्नमेंट से ले भी सकता है और गवर्नमेंट को बेच भी सकता है। एक कमर्शियल बैंक को बेच सकता है, या कमर्शियल बैंक से खरीद भी सकता है, ठीक है जी। एक पब्लिक, ठीक है। सेंट्रल बैंक इन 3 बंदों से सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब हुआ क्या कि जब उसको लगता है कि मनी सप्लाई कम करनी है, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, तो मनी सप्लाई कम करनी है, वो क्या कर देगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सस्ते रेट पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देगा। तो जो सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जगह हम सिक्योरिटीज वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें सिक्योरिटीज आता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब वो बेचना शुरू करेगा सेंट्रल बैंक, तो उससे क्या होगा? अब इसके पास पैसा है, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्या है, आप इन लोगों के पास क्या जा रहा है? सिक्योरिटीज जा रही है। इन तीनों के पास क्या जा रहा है? सिक्योरिटीज। जाहिर सी बात है, ये कैलकुलेटर एक सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पड़ा हुआ है, ये इन तीनों में से किसी के पास भी जाएगा। अब जो इस कैलकुलेटर को खरीदेगा तो बदले में वापस क्या देगा? पैसे देगा। तो पैसे कमर्शियल बैंक से यहाँ पे आ गए। अगर गवर्नमेंट खरीदती है तो गवर्नमेंट पैसा देगी सेंट्रल बैंक को, पब्लिक खरीदती है, पब्लिक में कोई भी खरीद सकता है, ये सेल लगती है, कोई भी खरीद लो आप। तो जब पब्लिक खरीदेगी तो पैसा यहाँ पे आएगा, तो सिक्योरिटीज यहाँ से यहाँ जाएंगी, और इन तीनों में से कोई भी खरीद सकता है। जिसको बेचने का उसको मन है, गवर्नमेंट को बेचने का मन है, कमर्शियल बैंक को, पब्लिक को, जिसका सेंट्रल बैंक ने पैसा जहाँ से लेना है, मान लो कमर्शियल बैंक से पैसा लेना है, तो कमर्शियल बैंक से पैसा यहाँ आ जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो पब्लिक को क्या लोन देगा? कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो इनडायरेक्टली मार्केट से पैसा क्या हो गया? वापिस आ गया। तो जब सेल ऑफ सिक्योरिटीज करता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा जो मार्केट से है इधर आता है, और मार्केट के पास बदले में क्या जाता है? सिक्योरिटीज चली जाती है। तो सिक्योरिटीज चली जाएंगी, पेपर के रूप में रहेंगी ना आपके पास, आप जब चाहे उसको बेच सकते हो, लेकिन एक पैसा तो एक बार हमने आपसे ले लिया ना। इसी तरह से बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसों की जरूरत है, जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसों की जरूरत है, तो वो सिक्योरिटीज को क्या करता है? सेल नहीं करता, खरीदता है। इनके पास जो सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, ये कैलकुलेटर जब यहाँ पड़ा था, वापस खरीद लेगा उससे। अब वापस खरीदेगा तो बदले में क्या देगा? इसको पैसा देगा, इसको पैसा देगा, इसको पैसा देगा। जिससे खरीद रहा है, जिसके पास से, मान लो पब्लिक से कैलकुलेटर लिया, पब्लिक को क्या देगा? पैसा देगा। गवर्नमेंट से लिया, तो ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है आपका। तो बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज गवर्नमेंट से, जब वो बाई करेगा, जब वो कैलकुलेटर मार्केट से खरीदेगा, तो मार्केट को क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाए, कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को दे, पब्लिक से पब्लिक चीज़ें खरीदेगी, लोन लेगी, तो तीनों के पास पैसा बढ़ जाता है अगर जिससे भी खरीदता है। तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैंने बहुत सीरियस, मतलब सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब वैसे डिटेल में बहुत ज़्यादा है, पर इसकी आपको सिलेबस में ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में सिर्फ समझना है कि कोई चीज़ बेचता है, सेंट्रल बैंक कोई चीज़ बेचेगा तो मार्केट से पैसा उठा लेगा, और वही चीज़ अगर वो खरीदेगा लोगों से तो मार्केट में पैसा चला जाएगा, अपने आप मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ खरीदी और चीज़ के बदले पैसा उसने दिया। 5th पॉइंट पढ़ते हैं।
दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड, इसको रिजर्व रेशियो मेथड भी कहते हैं। देखो ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, जो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन था, आप लोग पेज पढ़ के देख लो। पहला फंक्शन था करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू में क्या था, सॉरी थर्ड पॉइंट पढ़ लो, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में क्या था, CRR पढ़ा था आपने। जिन बच्चों को याद है मतलब उनको पिछला याद है, जिनको नहीं याद उनके लिए मैं बता देता हूँ। अगली क्लास, अगली वीडियो देखने से पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज करके रखा करो, तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है उसके लिए। तो मान लो कमर्शियल बैंक है, हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक के पास अगर 1000 रुपये आया था, याद आ गया होगा आपको, 1000 रुपये आया था, तो उसमें से उसने 800 रुपये क्या कर दिया, लोगों को लोन दे दिया, पब्लिक को। यही पढ़ा था हमने। यहाँ पे 800 रुपये क्या कर दिया इसने, लोन में दे दिए, और 200 रुपये इसके पास जो बच गया था, ठीक है, 200 रुपये में से कहा गया था कुछ कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास डेली के तौर पे रखना पड़ता है। सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक का, अब बैंकर्स बैंक वाला पॉइंट दोबारा वीडियो में देख सकते हो पिछली में, या बुक में पढ़ सकते हो। तो 200 रुपये में से बोला गया था कि यार ये अपने पास 200 रुपये का 100 रुपये 110 रुपये रखेगा और इसके पास 90 रुपीज़ जमा कराएगा। ये पढ़ाया था मैंने पिछली बार आपको। 1000 का 800 यहाँ चला गया, 200 बच गया, और 200 में से 110 उसने खुद अपने पास रख लिया और 90 कमर्शियल बैंक को। जो 90 जमा कराया था, इसको मैंने कहा था कि ये जो होता है ये कैश रिजर्व रेशियो था। कैश रिजर्व रेशियो मतलब लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं उसको, कि सेंट्रल बैंक को देना ही देना पड़ता है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, रूल है ये, कि हर बैंक को कुछ ना कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। वो कितना जमा करना पड़ता है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। उस डिसीजन को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो सेंट्रल बैंक रखता है। और जो बाकी बच गया ये 110 रुपये किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसकी लिक्विडिटी होती है, लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विडिटी मतलब इमीडिएटली जो पैसे में कन्वर्ट होते हैं, इमीडिएटली पैसा इसके पास कन्वर्ट है, ये 110 रुपये कैश में पड़े इसके पास, इमीडिएट कैश को कहते हैं लिक्विड पैसा। इमीडिएट कैश, आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है जिसको आप इमीडिएटली खर्च सकते हो, वो आपका लिक्विड पैसा है। तो इससे लिक्विडिटी क्या, इसको कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो इसके अंदर आपके 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है कैश रिजर्व रेशियो और B आता है स्टैट्यूटरी, थोड़ा सा गैप देते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। तो जो पैसा बैंक के पास, ये तो 800 रुपये लोन दे दिया, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट बढ़ाने से ये 800 रुपये में फर्क पड़ता है। जब उसको पैसा लेना है तो रेपो रेट बढ़ा देगा, जब पैसा देना है रेपो रेट घटा देगा। तो वो इससे रेपो रेट का कंसर्न इससे था, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करें, इसके बारे में बात करें इस पॉइंट में। ये 200 रुपये में से कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे सेंट्रल बैंक के पास गया और कुछ पैसा कमर्शियल बैंक के पास ही लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से रहा। अब जब सेंट्रल बैंक को मनी मार्केट से वापस लेना है तो क्या करेगा, वो कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा, इंक्रीज। जब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तो मान लो पहले कितना था 90, अब इसने कर दिया 120। कह रहा है कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक ने नया रूल निकाला। सेंट्रल बैंक कोई अपने रूल्स चेंज कर सकता है, उसके पास कोई रोक टोक नहीं है। एक गवर्नमेंट से लॉ पास या बिल पास कराना पड़ता है बस। तो ये रेट क्या कर देगा, 120 कर देगा। तो इसके पास कितने पैसे बच गए, पहले 110 रुपये बचे थे, इसके पास कितने पैसे बच गए, 80। ऑब्वियसली बात है, जो कमर्शियल के बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, ये खाली 1000 रुपये तो है नहीं इसके पास, और भी तो पैसे होंगे इसके पास। तो जब कमर्शियल बैंक का पैसा कम हो जाएगा तो ये आगे लोन बांट सकता है। तो आप बोलोगे सर लोन तो इसमें से बांटना है, इसमें नहीं बांटना है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके पास तो पैसा कम हो गया। मान लो इसने 800 रुपये इसको और बढ़ा देता है, इसको वो कर देता है 300। अब क्या करेगा, अब तो कम करना पड़ेगा। अब क्या करेगा, 300 चाहिए तो मतलब यहाँ पे कम से कम 400 रुपये तो चाहिए। कैश रिजर्व फंड कर दिया 300, इसको कम से कम 1000 में 400 रुपये तो अपने पास चाहिए, क्योंकि 100 रुपये तो यहाँ रखेगा, 300 रुपये इसको दे देगा। तो यहाँ पे कितने रह गए, 600, क्योंकि 400 1000 के 400 यहाँ पे आ गए, 600 यहाँ पे आ गए। तो ये 90 से ऐसे 300 कर दिया, तो इसका SLR भी कम हो गया और ये भी कम हो गया। तो मार्केट में ये वाला पैसा जाएगा 600 रुपये मनी सप्लाई के तौर पर। तो ये क्या होगी, कम मार्केट में तो ये वाला पैसा जाता है ना। तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से मनी सप्लाई क्या होगी,
कम होगी, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखता है अपना रिजर्व के टाइप पे, कैश रिजर्व रख के रखता है, संभाल के रखता है और अपने अकाउंट में डालता है। तो जब सेंट्रल बैंक ने इसको बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सारा पैसा कहाँ चला गया, सेंट्रल बैंक के पास। तो यहाँ जब इसके पैसा कम हुआ तो पब्लिक को पैसा कम मिलेगा, पब्लिक को पैसा कम मिलेगा लोन के तौर पर, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। इसी तरह से जब ये कैश रिजर्व रेशियो घटाता है, पहले 90 था, ये कर देगा 50 कि मेरे को तो 50 रुपये चाहिए, तो ये 1000 के 400 रुपये क्यों रखेगा अपने पास, फिर से उतने रखेगा, 150 रख लेगा मान लो, ठीक है, कहेगा ठीक है 150 रुपये रख लेते हैं अपने पास, 50 हम क्या करेंगे सेंट्रल बैंक को दे देंगे, 100 रुपये अपने पास वैसे का वैसे पड़ा है SLR के तौर पे, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। 1000 में से 150 अपने पास रख लिए, बचे कितने यहाँ पे 850। तो पहले 800 रुपये का लोन दे रहा था, अब कितने का लोन दे रहा है 850 का, तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई। तो हर चीज़ उल्टी चल रही है। तो ये आपने, ये जो मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये आपको बुक में थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो थ्योरी की फॉर्म में याद नहीं होता, हर चीज़ के ऐसे नोट बना लो, फटाफट से याद हो जाएगा और इसी के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है बैंक की, जब वो बढ़ा देगा, सेंट्रल बैंक ने मान लो कमर्शियल बैंक के लिए नई गाइडलाइंस, नए इंस्ट्रक्शन डाल दिए कि SLR जो है लिक्विडिटी रेशियो, मतलब जो पैसा आपको अपने पास हमेशा कैश के लिए चाहिए। अच्छा, ये पैसा क्यों चाहिए होता है, ये पैसा इसलिए चाहिए कि लोगों का पैसा 1000 रुपये डिपॉजिट है, कई बार लोग अपने ATM से पैसा निकाल देते हैं, बैंक में से चेक से पैसा निकाल लेते हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो लोग पैसा वापस लेने आएंगे ना बैंक से कि मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैंने जमा करा आपके पास। तो ये जो लोगों को पैसा ATM में से मिलता है, लोगों को पैसा बैंक में से कैश मिलता है, ये वो वाला पैसा होता है, ठीक है। तो मान लो सेंट्रल बैंक ने नई पॉलिसी निकाल दी कि SLR आपको बढ़ाना है, SLR क्या करना है, बढ़ाना है, कि बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा रखेगा, तो बैंक का रेट बढ़ा दिया 100 से जगह 200, SLR क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। जब यहाँ पे 200 रुपये आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी पैसा बढ़ जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, 100 इसको दे देगा, तो जब यहाँ पे 300 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 700, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस निकाल दी कि बैंक को अपने पास हर वक्त 200 रुपये रखने, मतलब 200 रुपये की एग्जाम्पल है कि 200 थोड़ी रखोगे, बैंक तो बहुत पैसा रखता है मेरे पास, तो 200 एग्जाम्पल ज़्यादा पैसा रखने, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट में लोगों के पास मतलब लोग पैसा ज़्यादा मांगने आ सकते हैं आपके पास, तो 200 रुपये बढ़ा देगा। अब कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा और लोन देने कम करने पड़ेंगे, जब लोन देने कम करेगा तो मनी सप्लाई गिर जाएगी। इसी तरह से जब वो कहता है कि इसको घटा दो, इसको 80 रुपये कर दो कि आपको ज़्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको 80 रुपये कर देगा, इसको 180 कर देगा, या समझ लो इसको 130 कर देगा, 80 अपने पास रखेगा, 50 सेंट्रल बैंक को दे देगा, तो मार्केट में कितना पैसा देगा 870, तो मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, सॉरी ये तो उल्टा कर दिया मैंने, इसको दोबारा से करते हैं। हाँ, जब इसको गिरा देगा तो मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 700 रुपये 800 और 70 रुपये दे रहा है। तो एन इंक्रीज इन SLR रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू गिव क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। इंक्रीज इन SLR जो बुक में लिखी है, इंक्रीज इन ये रेशियो रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू गिव लोन्स या क्रेडिट, लोन देने की क्षमता उसकी कम कर देता है, तो मनी सप्लाई कम कर देता है। और SLR जब गिरता है, जब ये रेट जो जितना पैसा SLR होता है, जितना पैसा बैंक ने अपने पास रखना है, जब ये गिरता है तो बैंक के पास पैसा कम हो जाता है और ज़्यादा पैसा लोन में दे देता है। अपने पास कम रखना है, ज़्यादा पैसा लोन में लोगों को देना है, तो लोन में ज़्यादा पैसा देता है। लास्ट पॉइंट आपका रह गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है इसको। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज़ में फर्क, कितना मार्जिन है जी, कितना बॉर्डर मार्जिन है, कितना एक दूसरे दूर रहने का मार्जिन है, उसको कहते हैं डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन। तो जब भी मैं बैंक से लोन लूंगा, मान लो मैंने होम लोन लिया या ऑटो लोन लिया, तो मैं मान लो कितने का लोन ले रहा हूं, 10 लाख का। मैं कितने का लोन ले रहा हूं, 10 लाख का। किससे ले रहा हूं, कमर्शियल बैंक से। ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक से लेंगे, सेंट्रल बैंक तो देता नहीं लोन लोगों को। मैंने होम लोन लिया या ऑटो लोन लिया, तो मैं 10 लाख लूंगा और इंटरेस्ट भी दूंगा, बदले में मेरे को कमर्शियल बैंक के पास एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। बैंक कभी भी आपको लोन ऐसे नहीं देगा 10 लाख रुपए का। अगर आप होम लोन ले रहे हो, आपको अपने घर के कागज जमा करने पड़ेंगे बैंक में,
ऐसे लोन नहीं मिलता, उसको कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखना। तो जब आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो आपको घर के कागज बैंक में जमा करने पड़ते हैं। जब आप ये 10 लाख रुपए बैंक को वापस चुका दोगे ब्याज समेत, तो आपके घर के पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। वो बैंक के पास ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। बैंक आपको कोई भी 10 लाख का लोन बिना कागज के नहीं देगा। इस तरह से ऑटो लोन, गाड़ी खरीदते हो, लोन खरीदते हो, तो गाड़ी की जो आरसी होती है, जो गाड़ी की कागज होते हैं, उस पर बैंक के लोन का ठप्पा लगा रहता है। वो तभी हटता है जब आप बैंक का लोन चुका देते हो। ठीक है, तो बैंक आपको कोई भी लोन देगा, वो सिक्योरिटी वापस जरूर मांगेगा आपसे कि आप क्या गारंटी में देते हो मेरे को। तो कभी भी बैंक के पास जाओगे कोई लोन लेने, बैंक आपसे गिरवी रखने के लिए कोलेटरल क्या कोई चीज़ मांगता है। ठीक है, तो इसमें ना फर्क होता है। मान लो 10 लाख का लोन लेना है, सॉरी आपका जो घर जो आप गिरवी रख रहे हो, जो घर आपने गिरवी रखा बैंक के पास, उसकी वैल्यू है 50 लाख। ठीक है, तो एक बैंक आपको लोन कितने का देगा, उस पर मैक्सिमम लोन कितने का दे सकता है? मैक्सिमम लोन आपको 30 लाख का मिल जाएगा। तो जो ये एक्चुअल वैल्यू थी, इसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ऑफ किसकी? ऑफ सिक्योरिटी, कि बैंक में हमने क्या सिक्योरिटी जमा कराई है। तो हमने घर जमा कराया, अपने घर कागज जमा कराया, तो एक्चुअल वैल्यू 50 लाख की है। लेकिन मैंने लोन कितने का लिया है? लोन अमाउंट, तो फर्क कितने का आ गया? डिफरेंस। हमने डिफरेंस पढ़ा ना, तो जो डिफरेंस है कितने का? 20 लाख का। इसको कहते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मान लो सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी निकाली है कि अगर 50 लाख का लोन देते हो, सॉरी 50 लाख का घर गिरवी रखते हो, तो आप 30 लाख से ऊपर का लोन नहीं दे सकते। किसी को 20 चाहिए, 10 चाहिए, तो वो 10 लेगा, 20 लेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट रख दी। जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 लाख की रख दी कि 30 लाख से ऊपर कोई भी बैंक लोन नहीं देगा 50 लाख के घर पे। ठीक है, अगर इसी तरह से घर अगर 100 लाख का है या 1 करोड़ का है, 100 लाख या 1 करोड़, तो कितने का हो गया? ये 60 हो जाएगा। और ये मार्जिन कितने का आ जाएगा? 40 लाख का। मतलब परसेंटेज होती है मार्जिन। तो हम 50 का ही लेके चलेंगे, समझ आ जाए। ठीक है, तो 50 लाख का मैंने घर बैंक को गिरवी रखा और 30 लाख का लोन बदले में ले लिया। अब जब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है, कौन बढ़ा देता है? सेंट्रल बैंक। कि जो मार्जिन है ना 20 लाख का, मतलब रियल वैल्यू में और एक्चुअल लोन देने में, जो एक्चुअल वैल्यू और लोन देने में जो डिफरेंस है वो मार्जिन है, वो 20 लाख का है। अब ये मार्जिन कह रहा है बढ़ा दो, मतलब मार्जिन क्या कर दिया? 30 लाख कर दिया। कि जितने आपका घर गिरवी रख रहे हो और जितने आप पैसे दे रहे हो, उसका मार्जिन बीच में बढ़ा दो। जब ये मार्जिन बढ़ा दोगे तो लोन की लिमिट कितनी होगी? तो मार्जिन बढ़ा, लोन की लिमिट क्या होगी? कम। जब लोन की लिमिट कम हो जाएगी तो बहुत कम लोग पैसा लेंगे, क्योंकि कह रहे 50 लाख का घर गिरवी रख के 20 लाख मिलेगा, क्या फायदा। या बहुत कम लोग जो बहुत जरूरतमंद होंगे वो पैसा लेंगे, या मान लो सबने ले भी लिया, तो पहले कितना ले रहे थे? 30 लाख, अब कितना ले रहे हैं? 20 लाख। तो मार्केट में पैसा क्या हो गया? मनी सप्लाई क्या हो गई? कम। तो यही बुक में लिखा है, इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई, बुक में लिखा हुआ है। इसी तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल बैंक कहता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करनी है, तो ये 30 की जगह कर देगा 10 लाख। अब इसने मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो 50 लाख के घर पे 10 लाख का मार्जिन रख के, ये एग्जाम्पल है, ऐसा है नहीं, एक परसेंटेज होती है, ये 10 लाख नहीं रखता, ये रखता है 75%, 65%, 50%, ऐसे तब आपको लोन मिलता है। जितने आपके मकान की वैल्यू पे 75% आप लोन ले सकते हो, तो 25% क्या रह जाता है? आपका मार्जिन रह जाता है। तो अब 10 लाख मार्जिन मतलब घटा दिया, तो लोन कितने का मिल जाएगा आपको? 40 लाख का आराम से मिल जाएगा। तो जब लोन ज़्यादा का मिलेगा, लोन ज़्यादा का मिलेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ज़्यादा लोग लोन लेंगे, यार ठीक है 50 लाख घर में भी रखो, 40 लाख में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया काम है। तो ये जो परसेंटेज होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे कहते हैं, सॉरी परसेंटेज को, डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लो ये परसेंटेज यहाँ पे सेट की जाती है कि 75% ऑफ लोन लेंगे, लोगों को लोन 75% का दिया जाएगा, तो 25% क्या रह गया? 100। टोटल कितना होता है? 100 होता है, हमेशा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। तो जब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मान लो इसको 35 कर देंगे, तो लोन कितना बांटा जाएगा? 65। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा,
तो मनी सप्लाई कम हो गई। मार्जिन से रिक्वायरमेंट 20% कर दी मैंने, सेंट्रल बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी 20%, तो लोन कितने का मिलेगा? 20 की जगह 80 आ जाएगा। तो ये सब कुछ उसी तरह से चलता है। तो आपको इन चीज़ों को याद करना है, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है। तो ये जो पॉइंट्स 5 की जगह 6 हो गए पॉइंट्स आपके, ये 6 पॉइंट है, क्योंकि एक रिवर्स रेपो रेट का पॉइंट बॉक्स में दिया है, उसको आप लोगों ने पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। और आज की वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, अगर एक बार समझना है तो 2 बार देख लेना, थोड़ा सा टेक्निकल क्रिटिकल पॉइंट है, 2 बार के बाद भी समझना है तो मेरे से ज़रूर पूछ लेना, तभी हम आगे बढ़ेंगे।